यह मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू काली नहीं थी। आहा, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपने रजत की जब शादी करूँगी तो ऐसी ही गोरी बहू लेकर आऊँगी जिसका रंग दूध जैसा उजला हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी हो। क्यों न लगाऊं रट, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में तो मन की सारी इच्छा को पूरी करूँगी। देखना ऐसी बहू लेकर आऊँगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई हैं तब से बस एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी हैं कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है वैसे ही उनकी बहू भी बहुत गोरी और सुंदर हो। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और रजत और नैना की माँ हैं। रजत भी गोरा सुंदर बाका जवान जो हाल फिलहाल ही सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए कौशल्या जी जान लगा करके लड़की देखने में लगी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उन्हें रजत के लिए मंजू पसंद आई। मंजू बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्ठी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई, इसीलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि मंजू गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में मंजू ने कभी भी रजत से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्माती होगी, यही सोचकर किसी के मन में भी कोई शक की बात ना आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार रजत किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो मंजू को देने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था, अरे कहाँ गिफ्ट दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे और बात को हंसकर टाल देते हैं। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी मंजू के घर की तरफ। गांव में बारात में महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता, इस कारण रजत की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां ही बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफ़ी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नज़र नहीं आए तो रजत और उसके पिता मंजू के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हुए थे और मंजू की माँ रो रही थी। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, आखिर हुआ क्या। मंजू के पिता से कुछ कहते ना बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि मंजू किसी लड़के को पसंद करती थी और वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, यहाँ हमें क्या बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। कैसी समधी, कौन से समधी, आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएं। बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि मंजू की छोटी बहन काव्या का विवाह रजत के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए रजत ने भी हाँ कर दी। काव्या मंजू जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर तो बहुत थी। श्यामला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल, काव्या किसी भी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार काव्या की शादी रजत के साथ कर दी गई और वह विदा होकर ससुराल आई। रजत की माँ जब दुल्हन को लेने के लिए आई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है, ये किसे लिए आए आप, मेरी बहू काली नहीं थी। तभी रजत के पिताजी कौशल्या जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर गए। भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो ला नहीं सकते थे, इसीलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों लाए, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद हैं, कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आ जाओ।
इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो कौशल्या जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे मन मारकर रस्मों रिवाज पूरी किए। हालांकि मेहमानों ने मुंह दिखाई में काव्या की बहुत तारीफ की, पर कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी। मैचिंग की हुई हरे कांच की चूड़ियाँ, माथे पर हरी बिंदी और खुले हुए लंबे केस। एक बार को तो रजत भी काव्या को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया है कि काव्या उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है तो एकदम से सब पकाकर अपने काम में लग गया। तैयार होकर काव्या बाहर आई, कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब श्रवण जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में श्रवण जी और नैना ही थे जिन्होंने काव्या को दिल से स्वीकार किया था। कौशल्या जी काव्या को परेशान तो नहीं करती, पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती। वही रजत काव्या को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। जितना काव्या उसके पास आने की कोशिश करती हो उतना घबरा करके वह से दूर हो जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। रजत बोलता भी उतना ही जितना जरूरत हो, अन्यथा किसी न किसी काम में लगा ही रहता और कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना कर रहा होता। हालांकि रजत कभी भी काव्या से इस तरह से बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुखे। उसे पूरा सम्मान देता, काव्या भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह वो मंजू के लिए सोच कर बैठा था वह काव्या को दे नहीं पा रहा था। पर छुप छुप कर कई बार काव्या को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू होली पर एक साथ नहीं होती हैं। तो काव्या भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई, पर रवाना होने से पहले रजत से इतना ही कह पाई, रजत जी होली के बाद आप हमें लेने गांव आ जाइएगा ना। हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ते बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर है तो हम पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतजार करूँगी। रजत कुछ कह न पाया और काव्या अपने पिता के साथ अपने मायके रवाना हो गई, पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन नैना ने काव्या को सुबह सुबह फ़ोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार? नहीं नैना जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। काव्या से बात कर नैना रजत के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही है? तो हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ। मेरा मन नहीं है। अच्छा अब समझी, इधर आपका मन नहीं है उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में काव्या चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे भतीजी उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। काव्या आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? नहीं है पसंद मुझे कोई रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में काव्या पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। रजत खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं है? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। रजत जी आप? हाँ मैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि मुझे कोई रंग पसंद नहीं है। और कब तक यूं ही बुत
बनकर खड़ी रहोगी। अब तो मुस्कुरा दो, बेचारे बच्चे को डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना, काव्या ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, छोटे बच्चे हो क्या? ओह मैडम नाराज हो गई। हाँ नाराज हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही, आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? काव्या ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और रजत के ऊपर डाल दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।